दोस्तों, इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगता है, पर इसकी एक वजह है क्योंकि जो लोग इकोनॉमिक्स को सीधा चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना चालू कर देते हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन मिस कर दिया। कौन सा है ये पोर्शन? ये पोर्शन है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये कोई चैप्टर नहीं है, तो अपनी बुक्स में मत ढूंढना इसको बैठ के। तो दोस्तों, अब यहां पे बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स में हमेशा दो वेरिएबल होंगे जिसके बीच में हमें रिलेशनशिप स्टडी करना है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पहले पढ़ा हुआ है उन्हें याद आएगा कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं आउटपुट और कॉस्ट में, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं क्वांटिटी और यूटिलिटी में, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां पे हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इकोनॉमिक्स में हमेशा जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें दो वेरिएबल होंगे और हमें इन दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप पढ़ना है। तो यार ये दो वेरिएबल यहां पे मैं ले रहा हूं x और y। ये कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है आउटपुट, y होगा कॉस्ट, x हो सकता है इनपुट, y हो सकता है आउटपुट, x हो सकती है क्वांटिटी और y हो सकती है यूटिलिटी। तो दोस्तों, यहां पे x और y मेरे दो वेरिएबल है और मैंने x और y का कुछ यहां पे डेटा दे रखा है। तो अब एक काम करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, पहले ये वाला डेटा नोट डाउन करो, इसका एक ग्राफ बनाओ, और फिर ये वाला डेटा नोट डाउन करो और इसका ग्राफ बनाओ। तो दोस्तों, अब वीडियो अगर आपने रिज्यूम करा है तो आई होप कि तुम लोगों ने एक ग्राफ पेपर या एक नॉर्मल पेपर लिया, प्रॉपर स्केल और पेंसिल से एक ग्राफ बनाने की कोशिश करी, और अब मेरे साथ तुम कंपेयर कर रहे हो कि तुम्हारा ग्राफ कैसा बना एंड मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो कैसा बन रहा है। तो यार पहले बात करते हैं डेटा नंबर 1 की। अब यहां पे दोस्तों तुम लोग देख रहे हो कि जो कर्व बना वो अपवर्ड स्लोपिंग बना। तो ऐसा क्यों हुआ? कोई गेसेस? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया कि सर यहां पे एक पॉजिटिव रिलेशन है, यहां पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यार मेरा क्वेश्चन है, तुम लोग ही मुझे बताओ क्या मतलब है पॉजिटिव रिलेशन का, क्या मतलब है डायरेक्ट रिलेशन का? मेरे को तो नहीं पता। करेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया कि सर पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करें। मैं कहा यार और समझाओ, मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आया। तो तुमने बोला कि सर x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, और अगर x कम होगा तो y भी कम होगा। तो जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप। एंड दोस्तों, जो डेटा नंबर 2 है, यहां पे जो हमारा ग्राफ बना वो बना डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो यार तुम ही मुझे बताओ, क्योंकि आज तो तुम मुझे पढ़ा रहे हो, तो तुम मुझे बताओ कि यहां पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ क्यों बना? करेक्ट, क्योंकि सर यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है, यहां पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। बिल्कुल सही बात है, यहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ क्यों बना? क्योंकि यहां पे नेगेटिव रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है। पर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा आज तक उनके लिए। यार इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप कब बोलते हैं? जब x बढ़े और y कम हो, या x कम हो और y बढ़े। तो जब दोनों वेरिएबल्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या नेगेटिव रिलेशनशिप। अब यार सर आपने अभी बता दिया और हमें ये अभी तो याद हो गया, पर एग्जाम टाइम पे भूल गए तो क्या? तो अब सुनो, एक ऐसी बात बताऊंगा कि जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि कब पॉजिटिव रिलेशन होता है, कब नेगेटिव, कब ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा एंड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एक होता है शादी के पहले वाला टाइम, जब वो आगे आगे तुम पीछे पीछे, वेरेवर शी गोज यू फॉलो। तो जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो प्यार का ग्राफ तो अपवर्ड स्लोपिंग ही होगा ना, दिन पे दिन प्यार बढ़ेगा, तो यहां पे होगा अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। पर अगर मैं बात करूं शादी के बाद की, तो जहां वो जाएगी मैं उससे उल्टा जाऊंगा। अगर वो फर्स्ट फ्लोर पे तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही अच्छा हूं, मेरे को नहीं जाना, खाली फोकट काम दे देगी यार। तो यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप है, वो अगर ऊपर जा रही है तो मैं नीचे ही भला हूं। तो यहां पे प्यार का जो ग्राफ है वो ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा, क्योंकि साथ में रह ही कहां रहे हो, जो प्यार बढ़ेगा। याद रहेगा ना? अब नहीं, मैं हमेशा ये वाला एग्जांपल लेता हूं तो बच्चे तो दोस्तों, अब समय आ गया है जहां पे हमने ये तो समझ लिया कि ग्राफ अपवर्ड कब जाता है एंड डाउनवर्ड कब जाता है।
अब हम समझते हैं कि जब ग्राफ अपवर्ड जाता है तो उसके जाने के 3 अलग अलग तरीके हैं, पर मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि पहले तुम खुद से मेहनत करके इसका ग्राफ बनाओ एंड एक बार तुम लोगों ने ग्राफ बना लिया फिर अपन इसके कंक्लूजन पे बात करेंगे। तो अब वीडियो को पॉज करो और 3 जो डेटा मैं दे रहा हूं एक एक करके पहले उसको प्लॉट करो। तो उम्मीद करता हूं कि तुम सब लोगों ने वीडियो को पॉज करके पहले ये जो डेटा है ये खुद से एक ग्राफ पे मार्क करा। अब मैं इसको यहां पे एक ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूं और देखते हैं कि तुम्हारा और मेरा मैचिंग है या नहीं है। तो दोस्तों यहां पे जो थर्ड डेटा था ये उसका ग्राफ है। अब यहां पे ये जा तो ऊपर ही रहा है क्योंकि यहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है एंड जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो प्यार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। तो यहां पे जो ग्राफ बना ये है तो अपवर्ड स्लोपिंग, पर यार इसके ऊपर जाने में एक बेंड है और ये जो बेंड है ये इसलिए है कि जब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, पर y के इंक्रीज होने की स्पीड एक बार चेक करो। पहली बार जब x बढ़ा 1 से तो y बढ़ा 10 से, जब एक और बार x बढ़ा 1 से तो इस बार y बढ़ा 20 से, फिर y बढ़ा 30 से, y बढ़ा 30 से, फिर y बढ़ा 30 से, फिर y बढ़ा 40 से एंड लास्ट में 50 से। मतलब हर बार y के बढ़ने की स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट। एंड दोस्तों जो हमारा फोर्थ डेटा था ये उसका ग्राफ है। ये भी जा तो ऊपर ही रहा है क्योंकि x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है एंड जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो प्यार तो बढ़ेगा ना। तो प्यार का जो ग्राफ है ये ऊपर जा रहा है, पर यार इसमें भी एक बेंड है जो ऊपर वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहां पे अगर तुम डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो जब x एक एक करके बढ़ रहा है तो जैसे जैसे यहां पे x का एक एक यूनिट बढ़ रहा है तो इस बार y सबसे पहले बढ़ा 50 से, फिर बढ़ा 40 से, फिर बढ़ा 30 से, फिर बढ़ा 20 से एंड लास्ट में 10 से। इसका मतलब y बढ़ तो रहा है पर हर बार उसकी बढ़ने की स्पीड क्या होती जा रही है, कम। तो इसको मैं बोलूंगा इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट। एंड दोस्तों जो हमारा लास्ट और फिफ्थ डेटा था यहां पे भी x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, तो ग्राफ को जाना तो ऊपर था पर इस बार कोई बेंड नहीं आया, यहां पे तो बन गई स्ट्रेट लाइन। तो ऐसा कब होता है कि जब आप एक ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगी जब वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा हो। मतलब यहां पे जब x एक एक करके बढ़ रहा है तो y पहली बार बढ़ा 30 से, फिर 30 से, फिर 30 से, फिर 30 से, फिर 30 से, मतलब हर बार बढ़ने की स्पीड क्या है, सेम। इसको बोलते हैं इंक्रीजेस विथ कांस्टेंट रेट। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 5 अलग अलग टाइप के ग्राफ। पर अब बात करते हैं लेबलिंग की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब तक लेबलिंग ना हो तब तक ये ग्राफ अधूरे होते हैं। तो यार लेबलिंग करने का कोई तरीका तो होगा, कोई रूल होगा कि यार यहां पे ये लिखो और वहां पे ये। बिल्कुल है। क्या है ये रूल, चलो डिस्कस करते हैं। बेचारी बंद घड़ी, इतनी ज्यादा बेइज्जती। लेबलिंग की स्पेलिंग ढूंढो ना। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने बात करा कि इकोनॉमिक्स में आप हमेशा 2 वेरिएबल के बीच की रिलेशनशिप स्टडी करते हो एंड यहां पे हमेशा 2 वेरिएबल में से एक कॉज होगा और एक इफेक्ट। नहीं समझ में आया, मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैं तुम्हें 2 स्टेटमेंट बोलूं तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट है कि एक कैमरे के पीछे जो प्रकाश भाई साहब खड़े हैं, पहला स्टेटमेंट है मैंने प्रकाश को थप्पड़ मारा वो रो दिया। दूसरा स्टेटमेंट है प्रकाश रो दिया मैंने उससे थप्पड़ मार दिया। दोनों स्टेटमेंट में एक तरह से बात तो एक ही हुई, पर क्या ये दोनों स्टेटमेंट तुम्हें सही लग रहे हैं? नहीं, एक स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। जो पहला स्टेटमेंट था मैंने प्रकाश को थप्पड़ मारा वो रो दिया, साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल। बट जो दूसरा स्टेटमेंट है प्रकाश रो दिया मैंने उसे थप्पड़ मारा, अरे ऐसा तो कोई बेवकूफी करेगा, कोई रोते हुए आदमी को थोड़ी मारता है, रोते हुए आदमी को तो पुचकारना पड़ता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होल्ड गुड नहीं कर रही। जी हां दोस्तों, जब भी 2 वेरिएबल्स होंगे इकोनॉमिक्स में तो उसमें से एक होगा कॉज और एक होगा इफेक्ट। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी ग्राफ देखोगे तो एक्स एक्सिस पे जो प्लॉटिंग हुई है वो है उसका कॉज एंड वाई एक्सिस पे जो भी चीज को प्लॉट करा गया है वो है इफेक्ट। तो आप हमेशा बोलोगे कि एक्स एक्सिस वाली चीज की वजह से वाई एक्सिस वाली जो चीज है वो चेंज हो रही है। मतलब फिर वही बात कि एक्स एक्सिस वाला कॉज है और वाई एक्सिस वाला इफेक्ट है। पर दोस्तों यहां पे एक एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है चैप्टर डिमांड और सप्लाई का।
मेरा प्लेन नीलामी में। तो दोस्तों जो हमारी नॉर्मल रूल है लेबलिंग का, जहां पे एक्स एक्सिस पे कॉज आता है एंड वाई एक्सिस पे इफेक्ट, इसके कुछ एक्सेप्शन है क्योंकि रूल ब्रेकर तो हर जगह होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई हमारे दो ऐसे चैप्टर हैं जो नॉर्मल रूल ऑफ लेबलिंग को फॉलो नहीं करते। मतलब यहां पे होता है टोटली उल्टा, एक्स एक्सिस पे आएगा इफेक्ट एंड वाई एक्सिस पे आएगा कॉस्ट। अब जिन लोगों ने चैप्टर डिमांड और सप्लाई पहले पढ़ रखे हैं उन्हें पता है कि इन दोनों चैप्टर में जो दो वेरिएबल हैं वो है प्राइस और क्वांटिटी। एंड जब प्राइस चेंज होता है उसकी वजह से क्वांटिटी चेंज होती है, तो प्राइस इज द कॉस्ट। पर इस बार प्राइस जो कॉज है वो आएगा वाई एक्सिस पे एंड क्वांटिटी है इफेक्ट वो आएगा एक्स एक्सिस पे। तो हमें यह याद रखना है कि दुनिया भर में जितने ग्राफ आप देखोगे वहां पे एक्स एक्सिस होगा कॉज और वाई एक्सिस होगा इफेक्ट। पर बात करें एक्सेप्शन की तो डिमांड और सप्लाई चैप्टर ऐसे दो चैप्टर है जहां पे रूल फॉलो नहीं होता बल्कि उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों अब समय आ चुका है इस पार्ट को कंक्लूड करने का, पर कंक्लूड हम करेंगे एक समरी बना के। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी बनाते हैं जिससे एग्जाम टाइम पे तुम जल्दी जल्दी पूरा रिवीजन कर लो इस बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का। अरे यार पायलट को बोलना यार प्रकाश तेरे। तो दोस्तों यहां पे मैंने पूरी समरी नोट डाउन कर ली है, तुम वीडियो को पॉज कर करके इसको पूरा नोट डाउन कर लो, मैं हो रहा हूं गायब। तो दोस्तों जब हमने बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया तो अब आने वाला है मजा, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को ऐसी ऐसी चीजें पूछूंगा जो तुमसे आज तक किसी ने नहीं पूछी होगी और तुम्हें उसे बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ कनेक्ट करके आंसर देना है। तो सबसे पहली चीज, मैं तुम्हें दो वेरिएबल का नाम देता हूं, तुम्हें यह बताना है पहले तो कि कॉज कौन है और इफेक्ट कौन है, एंड उसके बाद तुम्हें यह जज करना है कि इसके बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो यार मेरा पहला क्वेश्चन है तुमसे, दो वेरिएबल है मेरे पास, एक है परसेंटेज ऑफ यंग पॉपुलेशन, मतलब आपकी कंट्री में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें यंग पॉपुलेशन कितनी है, यह है पहला वेरिएबल। एंड दूसरा वेरिएबल है एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड। तो यार यंग जनरेशन का परसेंटेज और एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड क्या लगता है, कॉज कौन है और इफेक्ट कौन है? तो जिन लोगों ने यह बोला कि सर कॉज है एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड और इफेक्ट है परसेंटेज ऑफ यंग जनरेशन, उनसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या फास्ट फूड ज्यादा खाने से यंग जनरेशन बढ़ती है या उल्टा होता है, जिस कंट्री में यंग जनरेशन ज्यादा है वहां पे फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती है? बोलो क्या है? बिल्कुल सही बात है, आंसर है कि सर जिस कंट्री में यंग जनरेशन ज्यादा होगी उस कंट्री में फास्ट फूड की डिमांड बढ़ेगी। तो कॉज है परसेंटेज ऑफ यंग जनरेशन और इफेक्ट है एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड। तो चलो कॉज एंड इफेक्ट तो हमने जज कर लिया, अब यार रिलेशनशिप क्या होगा? अगर यंग जनरेशन ज्यादा है तो फास्ट फूड पे खर्चा ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा, तो ये हो गई पॉजिटिव रिलेशनशिप, तो ग्राफ डेफिनेटली अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। चलो अब मैं इसका ग्राफ बना के बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे मैंने एक बनाया ग्राफ जिसमें दो वेरिएबल है, पहला परसेंटेज ऑफ यंग जनरेशन जो कॉज था तो एक्स एक्सिस पे मार्क करा, एंड एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड जो इफेक्ट है तो इसको हमने मार्क करा वाई एक्सिस पे, क्योंकि जब यंग जनरेशन ज्यादा होगी तो फास्ट फूड की डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव रिलेशन है तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। पर यहां पे दोस्तों बनेगा इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि जिस स्पीड से यंग जनरेशन बढ़ती है उससे ज्यादा स्पीड से फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि हर इंसान मल्टीपल टाइम्स फास्ट फूड खाएगा, तो जितना यंग जनरेशन बढ़ेगा उससे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी फास्ट फूड की। तो यहां पे हमारा ग्राफ बना इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग रेट। अब यार मैं तुमसे दूसरा एग्जांपल पूछता हूं, वापस मेरे पास दो वेरिएबल है, मेरा पहला वेरिएबल है एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड। अब तुम लोग मुझे बताओ कि एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड कॉज होगा या इफेक्ट? ओके, मतलब कुछ लोगों ने ये बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड इफेक्ट है, क्योंकि सर पिछले वाले ग्राफ में भी तो यही था। यहां पे मैं बोलूंगा ये आंसर गलत है, ये एक प्री मैच्योर आंसर है। क्यों? क्योंकि जब तक आप दोनों वेरिएबल का नाम ना जान लो आप नहीं बता सकते कि क्या कॉज है और क्या इफेक्ट। तो मेरा एक वेरिएबल है अभी भी एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड और दूसरा मेरा जो वेरिएबल है वो है एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन। जी हां दोस्तों, फास्ट फूड पे खर्चा और मेडिसिन पे खर्चा। अब कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है? यार सोचो,
क्या मेडिसिन ज्यादा खाने पे फास्ट फूड की डिमांड बढ़ती है? क्या तुम किसी डॉक्टर के पास गए जिसने तुम्हें बोला कि अच्छा आपको बुखार है तो ये दवाई आपको 3 बार लेनी, दोपहर सुबह? क्या कभी आप किसी डॉक्टर के पास गए जिसने आपको बोला अच्छा तुमको बुखार है तो ये दवाई 3 बार लेना, सुबह दोपहर शाम, बर्गर के साथ? ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं। मतलब दवाई ज्यादा खाने से फास्ट फूड नहीं बढ़ता, पर अगर फास्ट फूड ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे, ऐसा मम्मी हमें बोलती है। तो इसकी वजह से हमें दवाई ज्यादा खानी पड़ेगी। तो यार कॉज है इस बार एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड। अगर फास्ट फूड का कंजम्पशन बढ़ेगा तो मेडिसिन बिल्स भी बढ़ेंगे। एंड क्योंकि यहां पे पॉजिटिव रिलेशन है तो यहां पे भी ग्राफ बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। पर कैसा बनेगा एक बार बना के बताता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो हमारा कॉज है वो है एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड एंड जो इफेक्ट है वो है एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन। तो फास्ट फूड ज्यादा खाओगे तो मम्मी के हिसाब से बीमार पड़ोगे, तो मेडिसिन भी ज्यादा खानी पड़ेगी। पर ऐसा थोड़ी होगा कि ये बर्गर खाया ये मेडिसिन खानी पड़ रही, ये बर्गर खाया ये मेडिसिन खानी पड़ रही है। 10-12 बार बर्गर खाओगे तब जाके एक आध बार मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। तो यहां पे पॉजिटिव रिलेशन बिल्कुल है, पर यहां पे जो डिमांड बढ़ेगी मेडिसिन की वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगी, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। तो यहां पे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग रेट। एंड दोस्तों जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का वो है, मेरे 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल है एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन। जरा बताओ कि ये कॉज है या इफेक्ट? अच्छा इस बार नहीं फंसोगे, दोनों चीजें बताओ पहले। तो ठीक है सुनो मेरी दूसरी चीज है नंबर ऑफ डेथ। तो पहला क्या हो गया? एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, और दूसरा हो गया नंबर ऑफ डेथ। अब बताओ कौन कॉज है और कौन इफेक्ट? अब जिन मासूम लोगों ने बोला कि सर नंबर ऑफ डेथ कॉज है, अबे मरने के बाद कौन दवाई लेता है? मरने के पहले लेता है ना। तो नंबर ऑफ डेथ की वजह से मेडिसिन नहीं बढ़ती। हाँ मेडिसिन ज्यादा लोगे अगर आपकी कंट्री में मेडिसिन के ऊपर खर्चा ज्यादा है, आपके वहां पे हेल्थ केयर के खर्चा ज्यादा है, अगर आपकी कंट्री में मेडिसिन के ऊपर खर्चा ज्यादा है, अगर आपकी कंट्री में हेल्थ केयर के ऊपर एक्सपेंडिचर अच्छा होता है तो आपके वहां पे लोग स्वस्थ रहेंगे, तो नंबर ऑफ डेथ कम रहेगी। तो यहां पे जो कॉज होगा वो होगा एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन एंड इफेक्ट होगा नंबर ऑफ डेथ। एंड दोस्तों इस बार बन चुका है एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कंट्री में मेडिसिन पे ज्यादा खर्चा हो रहा है तो लोग मेडिसिन खा रहे हैं तो मर जाएंगे या बच जाएंगे? बच जाएंगे। तो नंबर ऑफ डेथ कम हो जाएगी, और ये है एक इनवर्स रिलेशनशिप, इसलिए ग्राफ कैसा बना? डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो दोस्तों हमने जो अभी 3 एग्जांपल लिए उसमें से कोई भी वेरिएबल किसी भी टेक्स्ट बुक में किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा। तो ये तो मैंने ली एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नई चीज है, पर इसमें भी तुम ये डिसाइड कर पाए कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा या डाउनवर्ड स्लोपिंग ये तुम खुद से जज कर पाए, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें जो बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी वो बन चुकी है। तो अब हम तैयार हैं जहां पे हम इकोनॉमिक्स के एक एक करके चैप्टर को डिस्कस करेंगे एंड अब से हमें किसी भी ग्राफ से कोई भी डर नहीं लगेगा। पर जाते जाते एवं टाइम पास मैं एक ग्राफ बनाता हूं, तुम बताना कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो दोस्तों यहां पे तुम्हारे सामने आ चुका है एक ग्राफ जो मैंने बड़े दिल से बनाया है। यहां पे एक्स एक्सिस पे है एज ऑफ दीपू। अरे दीपू अपनी दीपू, वो लंबी हाइट वाली, पहचान गए ना। तो यहां पे एक्स एक्सिस पे है एज ऑफ दीपू एंड वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ मूवीज ऑफर्ड। तो क्या लगता है जैसे जैसे अपनी दीपू की एज बढ़ती जाएगी तो उसे मूवीज में जो ऑफर मिलेंगे वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज? अब यहां पे जो होने वाला है दैट इज कि जैसे जैसे दीपू एज में बड़ी होगी, बूढ़ी हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑफर्स कम होते जाएंगे। क्योंकि यार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो एज जब तक कम है तब तक हीरोइन को, जब तक एज कम है तब तक ऑफर मिलते हैं, पर जैसे जैसे हीरोइन की एज बढ़ती है ऑफर क्या हो जाते हैं? कम। तो यहां पे ये जो ग्राफ है ये हमें चीख चीख के बोल रहा है कि दीपू बूढ़ी मत होना, यंग रहे तो नंबर ऑफ मूवीज ज्यादा मिलेगी, एंड अगर तेरी एज बढ़ गई जो तेरे कंट्रोल में तो वैसे है नहीं, पर फिर नंबर ऑफ मूवीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो सावधान इंडिया। तो चलो यार बहुत हो गया बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स का डिस्कशन, अब टाइम आ गया है हमारे मेन सिलेबस की तरफ बढ़ने का। तो नेक्स्ट जो हम अब चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा डिमांड, जो तुम्हारा फेवरेट रह चुका है क्योंकि इजी चैप्टर है।